इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि जो मेडिसिन्स होती हैं इनके दो टाइप जैसे हमने नाम लिए थे। एक नाम लिया था हमने बैक्टीरियो सीडल, जो मार देते हैं इन्हें, और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके अलावा एक वैरायटी और आती है जो इम्यून सिस्टम क्रिएट करने के लिए बॉडी में दी जाती है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कुछ टीके होते हैं जो बचपन में लगाए जाते हैं, वो भी एक एंटी माइक्रोबियल का टाइप होते हैं जो बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि बॉडी में आगे जाके इन्फेक्शन ना हो। तो तीन हो सकते हैं, बैक्टीरियोसीडल जो मारे, बैक्टीरियोस्टैटिक जो उसकी ग्रोथ को चेक कर दे, और जो तीसरा टाइप है वो होता है वो जो बॉडी में इम्यून सिस्टम क्रिएट करे। तो बैक्टीरियोसीडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसीडल में जो मेनली आते हैं उनमें आते हैं, पहली हमारी पेनिसिलिन बैक्टीरियोसीडल है, वो किल कर देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है। तीसरी ऑफ्लॉक्सिन। ये तीनों एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो बैक्टीरियोसीडल होती हैं, सीधे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करती हैं। फिर आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक में, जो मारती नहीं है, जो ग्रोथ है उसे वहीं रोक देती है। उसमें आती है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और क्लोरेम्फेनिकोल। तो ये जो पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सिन, ये जो है बैक्टीरियोसीडल है, और एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकोल बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसके अलावा मेडिसिन का, एंटीबायोटिक का एक क्लासिफिकेशन और है जो इम्पॉर्टेंट है समझना। उनमें एक आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और जो सेकेंड टाइप आता है वो आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होता है कि अगर कोई एंटीबायोटिक ऐसी है जो लार्ज वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की कैपेसिटी रखती है तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाएगी। जैसे हम यहाँ जो नाम देख रहे हैं उसमें ऑफ्लॉक्सिन इसी कैटेगरी की है, टेट्रासाइक्लिन इसी कैटेगरी की है, और इसके अलावा क्लोरेम्फेनिकोल जो है वो इसी कैटेगरी की है, क्योंकि ये इनमें एफिशिएंसी है कि एक साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जांपल्स में एक आएगा ऑफ्लॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, और क्लोरेम्फेनिकोल। क्लोरेम्फेनिकोल तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है ये सीधे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर अटैक करती है, और इसके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अटैक है इसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें काम आती है। तो इसके बारे में स्पेशली बात करना चाहते हैं कि ये जो है वो अटैक करेगी सीधे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सीधे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर अटैक करती है, ये बहुत क्विकली एक्ट करती है, और ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका टाइफाइड आता है, डिसेंट्री आती है, पेट के खराब होने से रिलेटेड डिजीज़ डिसेंट्री,
निमोनिया आता है, मेनिंजाइटिस जिसे दिमागी बुखार कहते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन, तो ये जो मेडिसिन है वो आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर, क्योंकि बहुत सारी एक साथ बीमारियों को ठीक कर देती है। जबकि हमारी जो पेनिसिलिन है जो सिर्फ उनको हटा सकती है जो डिजीजेस कोकाई और ग्राम पॉजिटिव के द्वारा हो। तो एक पेनिसिलिन है हमारी, जो नैरो स्पेक्ट्रम में आती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो ये दो जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो बेसिकली हम एंटीबायोटिक पढ़ रहे थे जो कि एंटी माइक्रोबियल है। एक तो सल्फा ड्रग्स आती है, इसमें ये आती हैं। और एंटीबायोटिक की खासियत बात है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही इसको प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को मारने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पहली वाली डिस्कवर्ड थी पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो मोल्ड जिससे बनाया गया था पेनिसिलिन नोटेटम, पर अब बहुत सारे मॉडिफिकेशन के थ्रू स्केल प्रोडक्शन बनाने के लिए क्राइसोजेनम जैसी वैरायटीज़ है जिससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये कोकाई और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करती है, उससे होने वाली बीमारियां जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सोर थ्रोट, एब्सेसिस, इन सबको दूर करती है। एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि सिर्फ कोकाई और ग्राम पॉजिटिव से होने वाली बैक्टीरिया को मारती है। मगर ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुछ लोग इसको लेकर सेंसिटिव होते हैं, तो पहले डोज देके चेक करना चाहिए कि उसको लेकर उनके एलर्जी तो नहीं है। और इनके केमिकल मॉडिफिकेशन आ चुके हैं, एमॉक्सिन, एमॉक्सिलिन, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एक और क्लासिफिकेशन में ध्यान रखने वाला है, बैक्टीरियोसीडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। सीडल वो जो मार दे, स्टैटिक वो जो ग्रोथ को रोक दे, और एक थर्ड वैरायटी भी होती है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। तो इस तरह होती है हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो हमारे दो टाइप होते हैं। एक होते हैं एंटीसेप्टिक, और एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट। इन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। बोथ ऑफ देम किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम आते हैं। मगर दोनों में फ़र्क ये है कि जहाँ इसे लिविंग टिश्यूज़ में अप्लाई किया जा सकता है, वहीं जो डिसइंफेक्टेंट है वो नॉन लिविंग सरफेस पे ही अप्लाई किया जा सकता है। दोनों का काम ही एक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना, मगर इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि अगर ये माइल्ड है तो लिविंग टिश्यूज़ को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो आप उन्हें एंटीसेप्टिक करेंगे। और यदि ये बहुत हार्ड है और आपकी स्किन जो सेंसिटिव होती है वो जल सकती है उससे, तो फिर आप डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में उसे रखेंगे। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, फ्लोर हो गया, टॉयलेट हो गया, और दीवारें हो गई, वॉल हो गई, उन्हें साफ़ करने के काम आते हैं। तो पहले यदि हम एंटीसेप्टिक की बात करें तो ये डाइल्यूट होते हैं, माइल्ड होते हैं। और ये जो एंटीसेप्टिक हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें हम लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लिविंग टिश्यू में अप्लाई करने के लिए मेनली जो है वो मेडिसिन्स के रूप में, जो है पेस्ट के रूप में इस तरह मिलते हैं, ट्यूब्स जो है इनकी आती है, और इन ट्यूब्स को आप अप्लाई कर सकते हैं वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए। लाइक यदि अल्सर है, घाव हो गया है, वुंड है, कट गया है कहीं पर, या डिजीज स्किन।
ये सारे हमारे स्किन के सेंसिटिव एरियाज़ में होते हैं जिस पे हम कोई बहुत हार्ड चीज़ या हार्श चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह की कोई घाव लग गया है, कट लग गया है, तो उस केस में हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे ट्यूब्स के रूप में मिलते हैं जिनके मेनली अगर आप एग्जांपल्स सुनेंगे तो ये नाम आप लोगों को सुने हुए लगेंगे। जैसे सोफ्रामाइसिन इसका एक एग्जांपल है, फ्यूरासिन इसका एग्जांपल है। ट्यूब के मामले होते हैं मेनली इस डिजीज़ स्किन पे कट जाता है, छिल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब एक्सीडेंट होता है तो हमेशा एक सोफ्रामाइसिन की ट्यूब कहते हैं साथ में रखना चाहिए, क्योंकि तुरंत घाव को साफ करके सोफ्रामाइसिन लगाया जाता है। इसमें डेटॉल भी कॉमनली यूज़ किया जाता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्योंकि ये माइल्ड है इन्हें स्किन में लगाया जा सकता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। इन्हें ट्यूब में यूज़ करने के अलावा इन्हें फेस पाउडर्स और इनमें भी ऐड किया जाता है, क्योंकि जो बैड ऑर्डर है क्रिएट ड्यू टू organic matter decomposition on skin. मेनली गर्मियों के सीजन्स में ऐसा ज़्यादा होता है कि बॉडी में एक ऑर्गेनिक मैटर जो बैक्टीरिया का डिकम्पोज करता है तो उससे बुरी स्मेल आने लगती है। तो वही लिखा गया कि बैड ऑर्डर क्रिएटेड ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन ऑन स्किन कैन ऑल्सो ट्रीट बाय एंटीसेप्टिक। तो उसका ट्रीटमेंट भी एंटीसेप्टिक करते हैं। और ये मेनली बनाए जाते हैं फेस पाउडर्स में, स्प्रेज में और कॉस्मेटिक्स में। तो या तो ट्यूब के में होंगे या फिर ये स्प्रेज डिओड्रेंट जिन्हें कहा जाता है वो हो गए, फेस पाउडर्स हो गया, उनमें भी मिलाया जाता है जिससे इनको बैक्टीरिया से होने वाली स्मेल को हटाया जा सके। तो एंटीसेप्टिक के बाद दूसरे आते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का काम भी यही है बैक्टीरिया को मारना, मगर ये लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई होकर नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई किए जाते हैं। नॉन लिविंग टिश्यूज़ जैसे कि फ्लोर, वॉल एंड टॉयलेट। बाज़ार में बहुत सारे कमर्शियल नेम के हिसाब से मिलते हैं, जैसे लाइजोल सुना है आपने, डोमेक्स सुना है, ये सारे उसी वैरायटी में आते हैं। फिनॉल, फिनाइल जिसका घर पे पोछा लगाया जाता है। फ्लोर, वॉल एंड टॉयलेट। इनको साफ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कई बार एक ही चीज़ होती है जिसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम कर सकता है। जैसे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम कर सकता है, डिपेंड आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा लिया। जैसे कि अगर मैं फिनॉल की बात करूँ, इसका 0.2% एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 1% कर दिया तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। वैसे ही लो कॉन्सेंट्रेशन में ये यूज़ किया जाता है जो स्क्वैशेस होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में। स्क्वैशेस जूसेस जो होते हैं उसे प्रिजर्वेटिव के रूप में। और हाई कॉन्सेंट्रेशन में टू क्लीन वॉल एंड फ्लोर।
कई बार एक ही चीज़ है, दोनों काम कर सकती है। वो कम कॉन्सेंट्रेशन में फिनॉल का काम करेगी, एंटीसेप्टिक का काम करेगी, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगी। अब हम बाकी कुछ एग्जांपल्स देखने चाहते हैं इसी कैटेगरी में। पहला एग्जांपल है 0.2 से 0.3 ppm। कॉन्सेंट्रेशन की एक यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन, जो आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। उसमें अगर क्लोरीन लिया जाए तो स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्लोरीन वेट नाम के से मिलता है बाज़ार में, आपने भी यूज़ किया होगा। स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। सेकेंड एंटीबायोटिक जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है डेटॉल, और इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। इसके दो मेन कंपोजिशंस होते हैं जो याद रखिएगा। पहला क्लोरोज़ैलिनॉल, ये एरोमेटिक रिंग है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पैरा पोजीशन पे क्लोरीन और OH, इसे कहते हैं क्लोरोज़ैलिनॉल। और यहाँ पर अगला जो है अल्फा टर्पिनियोल, ये इसका सेकंड कंपोजिशन। तो क्लोरोज़ैलिनॉल अल्फा टर्पिनियोल से ही बना होता है डेटॉल, जिसे हम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। और इन दोनों के अलावा और भी हमारे एंटीसेप्टिक्स है जो हम यूज़ करते हैं। तो पहला था 2.2 से 0.3% ppm में क्लोरीन, जो पानी के स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है, और डेटॉल विच इज़ क्लोरोज़ैलिनॉल एंड अल्फा टर्पिनियोल। इसके अलावा हमारा तीसरा आता है सेवलॉन, जो डेटॉल के बाद नेक्स्ट सबसे फेमस एंटीसेप्टिक है, और इसका केमिकल कंपोजिशन होता है क्लोरोहेक्सिडीन, ग्लूकोनेट। ये है। फिर इसके अलावा बीथियोनल, बीथियोनल का वही काम है जो भी हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक मैटर जब स्किन पर डिकम्पोज होता है तो बहुत फाउल स्मेल आती है, तो उस स्मेल के ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती है। उसमें एक बीथियोनल है। मेरे लिए जो अच्छी क्वालिटी के सोप आते हैं, इसमें आपने सुना कुछ मेडिकेटेड सोप आते हैं जिससे बॉडी ऑर्डर दूर होता है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो बीथियोनल का यूज़ बेसिकली सोप्स में किया जाता है टू रिमूव बॉडी ऑर्डर। इसके अलावा डेटॉल के बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन इम्पॉर्टेंट है। ये 2 से 3% आयोडीन का सॉल्यूशन होता है। जो वाटर और अल्कोहल में बनाया जाता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक आयोडोफॉर्म है जिसका जिक्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। घी, एक कार्बन पे 3 बल्कि आयर ग्रुप सस्टेन नहीं कर पाते हैं, आयोडीन रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण आयोडीन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण आयोडोफॉर्म भी यूज़ किया जा सकता है। इनमें आने वाले और नाम में बोरिक एसिड है, जिसे हम कैरम पाउडर के रूप में भी जानते हैं, कैरम में इसका यूज़ करते हैं।
बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एंटीसेप्टिक है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत आसानी से अवेलेबल होता है हमको ये, और माइल्ड होने के कारण काफ़ी जगह हम इसे यूज़ करते हैं, मेनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए एंटीसेप्टिक। इसके अलावा सेलॉल, जिसकी केमिकल प्रिपरेशन भी डिस्कस की जाती है। ये फिनाइल सैलिसिलेट है। इसका स्ट्रक्चर 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एस्पिरिन से कुछ मिलता जुलता है। इसमें सैलिसिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल से रिएक्शन करके इसको बनाया जाता है सेलॉल। और मिक्सचर ऑफ क्रिसॉल, जो लाइसॉल के नाम से कमर्शियली मिलता है, ये भी एक एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है। और पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कुछ यूज़ किए जाने वाले एंटीसेप्टिक है जो लिविंग सरफेस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। ये ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, उनके द्वारा क्रिएट होने वाली बैड ऑर्डर को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और कई बार इनका लो कॉन्सेंट्रेशन एंटीसेप्टिक का काम करता है, और इन्हीं का हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे लास्ट आती है एंटी फर्टिलिटी। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी ने जहां लाइफ को आसान बना दिया है और बैक्टीरिया बीमारियों को बहुत ट्रीटमेंट करके कम कर दिया है, तो जो जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, वो जस्ट डबल हो गई है पुराने और अब के समय में कंपेयर किया जाए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। ये सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फूड। यदि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियसली खाने की कमी हो जाएगी। इसके अलावा पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग की जाए। What is required? Family planning. और इन्हीं फैमिली प्लानिंग के लिए बनाए जाते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स विच आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इनका काम होता है टू चेक द बर्थ, इज यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल। ये बर्थ कंट्रोल करते हैं फीमेल में बाय कंट्रोलिंग menstrual cycle एंड ओव्यूलेशन। क्योंकि अगर ये दोनों कंट्रोल होंगे तो जो है पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए यूज़ किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये कॉन्ट्रासेप्टिव जनरली ओरल पिल्स के रूप में होते हैं, और इसके अलावा ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं। इनका काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करना, जिसके कंट्रोल से बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। और पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो प्रॉब्लम जो है फूड की शॉर्टेज, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे कैसे किया जाता है? जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं ओरल पिल्स,
Their structures are similar to steroid hormones. फीमेल में रिलीज होने वाले दो, प्रोजेस्टेरॉन जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, और दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन जो ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उनसे मिलती जुलती दवाइयाँ बनाई जाती है जिनकी पोटेंसी इन दोनों से ज़्यादा होती है। तो उनमें इसलिए जो पिल्स होती हैं मेनली नॉरेंथ्रेडॉन और नोवेस्ट्रॉल का कंपोजिशन होती हैं, क्योंकि नॉरेंथ्रेडॉन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिमिलर स्ट्रक्चर है और जो नोवेस्ट्रॉल है वो एस्ट्रोजन का। तो वो हार्मोन जो बॉडी में ये दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं, इनमें से एक है ओव्यूलेशन और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर वो कंट्रोल हो जाएंगी तो ऑब्वियसली जो बर्थ है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। मगर क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा एडवर्सली साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। तो वो दवाएँ जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, ये बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करके चेक द बर्थ, जल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती और प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण चाइल्ड बर्थ जो है कंट्रोल में रहती है, जिससे जो पॉपुलेशन एक मेजर प्रॉब्लम हमारी वो दूर हो सकती है।